गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस मंच पर दोबारा से। हम लोग जो बायोलॉजी की इस सीरीज में चर्चा कर रहे थे उस पर कल के सेशन में हम लोगों ने बातचीत की थी रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में। उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे और आज डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन के कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑर्गन्स यानी कि अंग होते हैं और साथ ही साथ किस तरह से रेस्पिरेशन की प्रोसेस हमारे शरीर में कंप्लीट होती है। इन सभी बेसिक चीजों पर हमें चर्चा यहाँ पर करनी है। तो आइए फिर हम शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। तो सभी पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और साथ ही साथ सब लोग यहाँ पर हेडिंग बनाइएगा। क्या आप सब लोग हेडिंग बनाइएगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यानी कि श्वसन के अंग। हेडिंग बनाइएगा, है ना। ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के अंग। हेडिंग बनाइएगा सभी लोग, श्वसन के अंग, श्वसन के अंग, ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन के अंग। चलिए फिर डिस्कस करना शुरू करें अपन इस पर हम लोग। चलिए, तो लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र को डिस्कस करना शुरू किया तो अभी तक इस चैप्टर में कई इंपॉर्टेंट मुद्दों पर मैंने आप सबके साथ चर्चा की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन किसको कहा जाता है, इस पर हम लोगों ने बातचीत की थी। देन उसके बाद हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है। तो हमने दो टाइप का रेस्पिरेशन देखा था। एक को हम लोग क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक को क्या कहा जाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी कि जो मानव होता है या जो पशु या पक्षी होते हैं उनमें किस तरह का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीश्वसन। और जो कि इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े होते हैं या फिर जो माइक्रोब्स यानी कि छोटे जीव होते हैं उनमें किस तरह का श्वसन या रेस्पिरेशन पाया जाता है, तो उनमें होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी समझने की कोशिश की थी कि जो रेस्पिरेशन है वो इस संसार में मौजूद अलग अलग जीवों में किस प्रकार से होता है, इस पर भी हमारी चर्चा थी। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि जब भी रेस्पिरेशन यानी श्वसन होगा, है ना, जब भी हम श्वसन की प्रक्रिया पूरी करते हैं, है ना, रेस्पिरेशन की प्रोसेस जब हमारे बॉडी में कंप्लीट होती है तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन यानी कौन कौन से अंग उसमें हिस्सा लेते हैं, हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो जब भी हम रेस्पिरेशन के अंगों की बात करते हैं ना, तो इसमें जो पहला अंग महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलता है इसको बेसिकली कहा जाता है नेजल कैविटी। क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसे हम नेजल कैविटी कहते हैं। यानी श्वसन की प्रक्रिया में, है ना, जो पहला अंग हिस्सा लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेजल कैविटी यानी कि उसी को, है ना, नाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, है ना, उसी को हम लोग नाक कहते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो यहाँ पर दूसरा हमें देखने को मिलता है इसको कहा जाता है फायरिंग्स। क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसे फायरिंग्स कहा जाता है। और ये जो फायरिंग्स होता है ना, ये भी क्या है, तो ये भी श्वसन यानी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, है ना, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हिंदी में हम लोग फायरिंग्स को क्या कहते हैं, ग्रसनी। क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसे ग्रसनी कहा जाता है। एंड देन उसके बाद अगर हम देखें तो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में हमारे शरीर का जो तीसरा अंग भाग लेता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब ही क्या होता है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जितने भी ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करेंगे वो सारे ऑर्गन्स या अंग मिलकर ही तो एक सिस्टम बनाते हैं ना। और उसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो जो अंग यहाँ पर भाग लेते हैं उनमें पहले नंबर पर नेजल कैविटी, है ना, दूसरे नंबर पर आ जाता है फायरिंग्स यानी कि ग्रसनी, और तीसरे नंबर पर आ जाता है लैरिंग्स। क्या आ जाता है, लैरिंग्स आता है। और लैरिंग्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे स्वरतंत्र कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, इसे स्वरतंत्र कहते हैं। और इसी लैरिंग्स यानी कि स्वरतंत्र में, है ना, यहाँ पर क्या होता है कि एक छोटा सा
स्ट्रक्चर यानी कि शेप पाया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं वोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसे वोकल कॉर्ड कहा जाता है। वोकल कॉर्ड को हम लोग एडम्स एप्पल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एडम्स एप्पल भी कहते हैं। और ये वोकल कॉर्ड ही होता है जिसकी वजह से पुरुषों की जो आवाज होती है वो थोड़ी सी कठोर होती है, और वहीं पर महिलाओं की जो आवाज होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट यानी कि मधुर होती है ना। ये इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो कौन होता है, यही हमारा वोकल कॉर्ड होता है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो जो और भी अंग इसमें हिस्सा लेते हैं, उन अंगों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक अंग आता है, इसे हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं इसको, इसे हम ट्रैकिया कहते हैं। और जो ट्रैकिया होता है इसको हिंदी में लिखा जाता है श्वास नली। क्या बोलते हैं इसको, इसे श्वास नली कहा जाता है ना। देन ट्रैकिया के बाद अगर हम देखें तो जो अगला अंग हिस्सा लेगा इसको बोला जाता है ब्रोनकाई। क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसे हम लोग ब्रोनकाई कहते हैं। तो आप हिंदी में भी इसको ब्रोनकाई ही लिख सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद जो अगला अंग आता है इसे बोला जाता है ब्रोनकियोल्स। क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसे ब्रोनकियोल्स कहा जाता है। और ये जो ब्रोनकियोल्स होता है ना, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसी को वायु कोष्ठक के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसे हम लोग वायु कोष्ठक कहते हैं। एंड देन उसके बाद अगली जो संरचना आ जाती है ना, इस अगली संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, एल्वेली। और एल्वेली को क्या लिखा जाता है, इसे हम लोग कूपिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसे हम कूपिकाएं कहते हैं। यानी हमारे शरीर में जो रेस्पिरेशन होता है, यानी जो श्वसन की प्रक्रिया पूरी होती है, तो उस रेस्पिरेशन में होता क्या है, तो आप कहेंगे कि रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि एयर जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है और जब ऑक्सीजन किससे मिलता है, ब्लड से, ग्लूकोज टूटता है, एंड देन उसके बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी प्रक्रिया या प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। और जब ये पूरी प्रक्रिया हमारे शरीर में चल रही होगी, यानी कि एयर का इंटर करना, है ना, ग्लूकोज का टूटना या फिर ऑक्सीजन का ब्लड में मिलना, ये सारे जो प्रोसेस है ये कई सारे ऑर्गन्स यानी कि अंगों से होकर होती है। और इन्हीं अंगों को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहते हैं, या इन्हें श्वसन के अंग कहा जाता है। श्वसन के अंगों में पहला कौन सा हो गया बताइए, नेसल कैविटी, यानी जिसको हम लोग नाक कहते हैं, है ना। दूसरे नंबर पर क्या हो गया, फायरिंग्स, जिसको हम लोग ग्रसनी कहते हैं। तीसरे नंबर पर क्या हो गया, लैरिंग्स, जिसको हम लोग स्वरतंत्र कहते हैं। और इसी लैरिंग्स में ही क्या पाया जाता है, यहीं पर वोकल कॉर्ड होता है। और वोकल कॉर्ड का काम क्या होता है, ये आवाज को नियंत्रित करता है ना। पुरुषों में, है ना, जो मेल्स होते हैं उनमें वोकल कॉर्ड का साइज ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए आवाज ज्यादा कठोर होती है, हार्ड होती है ना। और महिलाओं में वोकल कॉर्ड का जो साइज होता है वो छोटा होता है, इसीलिए आवाज थोड़ी सी सॉफ्ट होती है ना। देन उसके बाद अगर हम देखें तो अगला, है ना, जो यहाँ पर अंग आएगा वो कौन सा है, ट्रैकिया। देन उसके बाद कौन सा, ब्रोनकाई, है ना। ब्रोनकाई के बाद कौन सा, ब्रोनकियोलिस। और फिर उसके बाद क्या आ जाता है, एल्वेली आता है ना। फिर उसके बाद श्वसन के अंगों में अगर हम देखें तो श्वसन के अंगों में होता क्या है कि जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण श्वसन अंग है ना, इस सबसे महत्वपूर्ण अंग को हम लोग क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं। यानी कि, है ना, मानव में श्वसन की प्रक्रिया किस अंग द्वारा, है ना, सर्वाधिक संपन्न होती है। The process of respiration is completely done by which organ, so that organ is lungs, यानी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेफड़े कहते हैं। अरे बोलिए हाँ कि ना, है ना। देन उसके बाद अगर हम देखें तो जो यहाँ पर हमें एक और, है ना, ऑर्गन देखने को मिलता है, इस ऑर्गन को हम लोग डायफ्राम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसी को डायफ्राम कहा जाता है। तो जो रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की प्रक्रिया है, उस श्वसन की प्रक्रिया में कौन कौन से अंग हिस्सा लेते हैं, आपको यहाँ पर ये कहानी समझ में आ गई होगी। अरे आई क्या, है ना। सबसे पहले बताइए, रेस्पिरेशन का मतलब क्लियर है क्या, है ना। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर समझ में आया था क्या, है ना। ब्रीदिंग का मतलब सिर्फ क्या होता है, सांस लेना और सांस छोड़ना,
है ना, सांस लेना और छोड़ने की प्रोसेस को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं, है ना, जबकि ऑक्सीजन का जाना, है ना, ग्लूकोज का टूटना और एनर्जी का प्रोड्यूस होना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ये जो पूरी प्रोसेस है इतने अंगों से होकर क्या होगी, संपन्न होगी, इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो सब लोग इस डायग्राम की तरफ, है ना, बहुत अच्छे से आप लोग अटेंशन रखिएगा, है ना, जितनी चर्चा मैं इस पर करूंगा ध्यान से समझिएगा, बाकी सब मोहमाया है ना। तो जब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन के ऑर्गन्स पर, किस पर बात कर रहे हैं, रेस्पिरेशन के ऑर्गन्स पर। तो रेस्पिरेशन के ऑर्गन्स में आप सबको मैंने कल एक चीज बताई थी, क्या है ना, मैंने कहा था कि हवा अंदर जाने के बेसिकली अगर आप देखोगे तो दो ही माध्यम यानी कि दो ही रास्ते होते हैं, है ना, जिसमें से एक को हम लोग क्या कहते हैं, नोस यानी कि नाक, और दूसरा क्या होता है, माउथ यानी कि मुंह है ना। लेकिन इन दोनों में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा बन जाता है, तो नोस बन जाता है, क्योंकि मुंह का प्रयोग व्यक्ति बोल रहा है और जब तक मुंह ओपन है तब तक हवा जाने तक के लिए तो ठीक है, लेकिन जब व्यक्ति चुपचाप बैठा है ना, या फिर जब व्यक्ति सो रिया है, तो ऐसी स्थिति में, है ना, वो मुंह से अब हवा कैसे अंदर प्रवेश करा सकता है। इसीलिए सबसे मेन ऑर्गन किसको माना गया है, सबसे ऑर्गन मेन माना गया है नोस यानी कि हमारे नाक को, है ना। अब नोस यानी कि जब नाक से, है ना, हवा क्या होगी, इंटर करेगी, तो नोज मतलब होता है ये बाहरी हिस्सा, है ना, जो बाहर से हमें दो होल दिखते हैं जहां से हवा इंटर करती है, ये नोज है ना। और जैसे ही, है ना, नोज का हमारे अंदर वाला जो स्ट्रक्चर होता है, इस पूरे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, नेजल कैविटी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसे हम लोग कहते हैं ये पूरा नेजल कैविटी है ना। अब जैसे ही, है ना, हवा गई, तो आप देखोगे कि हमारा ये जो नाक होता है ना, इस नाक के ऊपर कभी कभी अगर आप, है ना, हाथों से ऐसे करेंगे तो आपको थोड़ा सा ऑयलीपन लगेगा, है ना, आपको हल्का सा वहां पर ऑयलीनेस नजर आता है ना। क्यों नजर आता है, क्योंकि हमारा ये जो नाक है उसके अंदर एक पदार्थ बनता है जिसको हम लोग म्यूकस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसे म्यूकस कहते हैं। और जब भी धूल और कण, है ना, इसी म्यूकस में जाकर, है ना, वहां पर चिपक जाते हैं, तो ऐसे स्थिति में ही हमें सर्दी खांसी की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं, और फिर व्यक्ति, है ना, अपनी प्रक्रिया के आधार पर उसी म्यूकस को बाहर करता रहता है ना। ये सारी प्रोसेस बाकी आपको आगे पता ही है ना। तो ये जो नेजल कैविटी है, इसमें जब धूल और मिट्टी के कण पड़ते हैं ना, तो व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है। इसीलिए आप देखोगे कि बड़ा जो व्यक्ति है वो तो नाक को साफ कर लेता है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो नाक को कैसे साफ करेंगे, है ना। बड़ा व्यक्ति तो वो भी, कुछ लोग तो देखोगे कि बहुत जोर से एकदम बिल्कुल इधर, है ना, और पूरी ताकत के साथ, और जब वो ताकत लगाएंगे तो वो जोर से चिल्लाएंगे भी, है ना, पूरी ताकत के साथ, और पूरा म्यूकस एक बार में खल्लास, है ना, इस तरह की चीज देख। लेकिन छोटा बच्चा कैसे करेगा, इसीलिए छोटे बच्चे में वो जो म्यूकस है, जो धूल एवं मिट्टी के कणों को लेकर जम गया है, उसको बाहर करने के लिए नेजल ड्रॉप्स आते हैं, है ना। आप देखते हो नेजल ड्रॉप्स आते हैं जिनमें एक कॉमन ब्रांड है नेजीवियान करके, है ना, नेजीवियान चलता है, डॉक्टर्स काफी रिकमेंड करते हैं इसको। तो जैसे ही नेजीवियान डाला, इसका मतलब है कि वो जो धूल और मिट्टी के कण हैं, है ना, उस रास्ते को पूरी तरह से साफ कर देता है, और बच्चे को, है ना, सांस लेने में कोई भी तकलीफ या दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस चलती है। तो देखिए, सबसे पहले एयर यानी कि हवा, है ना, इसी नोज या फिर माउथ से कहां पर पहुंची, देखिए अंदर, है ना। जब ये अंदर गई तो आप देखोगे कि होता क्या है कि जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, यहां पर आप देखिए, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर अपन को दिख रहा है, इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, इसे लिखा जाता है फेरिंग्स। क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसे हम लोग फायरिंग्स कहते हैं। फायरिंग्स वो जगह होती है जहां पर आप देखिए कि नाक वाला जो रास्ता है और जो मुंह वाला रास्ता है, ये दोनों आकर एक जगह पर मिल जाते हैं, है ना। जहां पर ये दोनों आकर एक जगह पर मिलेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग फेरिंग्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। ये बिल्कुल यहां पर होता है ना, जहां पर हम किसी चीज को निगलते हैं ना, है ना, उसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं।
इसीलिए कभी कभी आप देखोगे भोजन वगैरह करते समय, है ना, जब हम हड़बड़ाहट में बोलने की कोशिश करते हैं तो अचानक से झटका लगता है, और झटके के माध्यम से कभी कभी वही जो भोजन है वो नाक से ही बाहर आ जाता है ना। क्यों? क्योंकि रास्ता वही था, और जब वो रिफ्लेक्ट हुआ, जब उसने उल्टा फेंका, है ना, तो इधर से तो बाहर आया ही, इधर से भी बाहर आ गया। तो ये जो चीजें हैं वो भी अपन को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो देखिए, जैसे ही हवा प्रवेश करती है ना, नेजल कैविटी या फिर माउथ के माध्यम से, जैसे ही हवा प्रवेश की, कहां पहुंची? देखिए फायरिंग्स में। कहां पहुंच गई? फायरिंग्स। और इसी फायरिंग्स के ठीक नीचे क्या होता है? यहां पर होता है, देखिए क्या? लैरिंग्स। अरे क्या होता है? यहां पर होता है लैरिंग्स, है ना। और इसी लैरिंग्स को आप देखेंगे कि लैरिंग्स में ही आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलता हुआ यहां पर दिख रहा है। दिख रहा है? इसी को हम लोग बोलते हैं वोकल कॉर्ड, या इसी को कहा जाता है एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं इसको? इसी को हम एडम्स एप्पल कहते हैं। अब ये जो वोकल कॉर्ड होता है ना, ठीक है, इसके बारे में कहानी ये है कि ये जो वोकल कॉर्ड है ना, इसका जो साइज होता है ये मेल में, यानी कि पुरुषों में क्या होता है? ये बड़ा होता है, और जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो साइज होता है वो छोटा होता है ना। और जैसे ही हवा, है ना, इस वोकल कॉर्ड से क्या करती है? टकराती है, तो टकराने के बाद वोकल कॉर्ड ही क्या करता है? ये आवाज को उत्पन्न करता है, इसी से वॉइस यानी कि साउंड आता है ना। जैसे ही हवा इससे टकराती है ना, ये क्या करता है? पहले तो स्पंज करता है, और स्पंज करने के बाद व्यक्ति जो बोलना चाहता है ना, वो ठीक तरीके से बोल पाता है। साउंड आप देखोगे यहीं से निकलेगा, है ना। जब आप बोलते हो तो आप देखोगे ना, बाहर यहां पर आता है ना, जिसको हम बोलते हैं ना कंठ, है ना, बोलते हैं ना कंठ, है ना। आप हिंदी में वर्णमाला पढ़ते हैं, और हिंदी में जब आप वर्णमाला पढ़ते हैं तो कंठ, तालु, मूर्धा, इनसे निकलने वाले वर्णों के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, है ना। तो जो कंठ से निकलते हैं वो पूरा का पूरा जो क वर्ग है, क वर्ग मतलब क बोलिए, ख बोलिए, ग बोलिए, घ बोलिए, ये सब बोलते समय इधर लोट पड़ेगा। अरे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। तो ये जो कंठ है यही सही मायने में स्वर तंत्र यानी कि वोकल कॉर्ड है। और वोकल कॉर्ड कहां पर होता है? लैरिंग्स में। कहां पर होता है? लैरिंग्स में। तो जो हवा, है ना, नेजल कैविटी यानी कि नाक के माध्यम से अंदर गई, वो कहां पर पहुंची? बताइए, फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद फिर वो आगे कहां पर गई? अब लैरिंग्स में, है ना। जब वो लैरिंग्स के पास पहुंचती है ना, तो यहां से हमारे शरीर के अंदर क्या है? दो पाइप ऐसे, है ना, अलग अलग होकर पतली पतली नलियां निकल जाती हैं, जिसमें एक होती है ट्रैकिया, जिसको हम कहते हैं श्वास नली, जिससे हवा हम अंदर लेते हैं, और दूसरी होती है एसोफेगस, है ना। आप देखिए एसोफेगस, है ना, ये भोजन वाली नली है, जिससे कि भोजन अंदर जाता है ना। मतलब कि यहां तक तो कॉमन है ना। यहां तक जो हमारा फेरिंग्स है, जहां पर हम भोजन को निगल रहे हैं, वहां तक सेम है। भोजन भी वहीं पर जा रही है, हवा भी वहीं पर जा रही है, लैरिंग्स तक भी जा रही है। लेकिन जैसे ही लैरिंग्स के आगे पहुंचना होता है, तो अब हवा के लिए एक अलग रास्ता है, और भोजन के लिए एक अलग रास्ता है। हवा के लिए जो रास्ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया, है ना। और जो भोजन के लिए रास्ता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को क्या बोला जाता है? उसी को क्या कहा जाता है? उसी को हम बोलते हैं एसोफेगस, यानी कि भोजन की नली, फूड पाइप कहते हैं। अरे यहां तक की कहानी समझ गए? अब होता क्या है कि देखिए, ये हमारी क्या है? ट्रैकिया है ना। ये ट्रैकिया है, और ये यहाँ पर क्या है? एसोफेगस है ना। इन दोनों नलियों के बीच में यहाँ पर क्या होता है? एक ग्लैंड पाई जाती है, एक ग्रंथि पाई जाती है ना। इस ग्लैंड या ग्रंथि को हम लोग कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं इसको? है ना, इसे कहा जाता है एपिग्लोटिस। और ये जो एपिग्लोटिस होता है ना, इसका केवल और केवल इतना काम होता है कि अगर हमने सांस लिया है, केवल अगर हवा अंदर हम ले जाना चाह रहे हैं, तो ये भोजन वाली नली को क्या कर देता है? बंद कर देता है, और ट्रैकिया को ये ओपन कर देता है। तो हवा जो है वो ट्रैकिया के माध्यम से बाहर अंदर तक चली जाती है। और वहीं पर जब हम भोजन करते हैं, तो ये जो एपिग्लोटिस होता है ना, ये एपिग्लोटिस ट्रैकिया की तरफ खिसक कर उसको बंद कर देगा, और एसोफेगस को ओपन कर देता है। कि भोजन करते समय भोजन को अंदर ले जाना है, और सांस लेते समय हवा को अंदर ले जाना है। केवल और केवल एक तरह से ट्रैफिक पुलिस का ये काम करता है। कौन सा? एपिग्लोटिस। कौन काम करता है? एपिग्लोटिस। तो देखिए, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की प्रक्रिया कैसे संपन्न हो रही है, समझ पा रहे हैं भाई? सबसे पहले क्या जानी चाहिए? हवा, है ना, एयर।
और एयर जाने के दो ही रास्ते हैं, या तो नोस या तो माउथ, है ना। अब दोनों रास्तों से जब ये यहाँ पर अंदर पहुंचेगा तो ये वाला हिस्सा क्या है, फायरिंग्स, है ना। फायरिंग्स के बाद फिर कहां पर पहुंचा बताइए, लैरिंग्स, और लैरिंग्स से जैसे ही आगे जाएगा तो अब, है ना, यहां से दो अलग अलग पाइप निकलेंगी, एक होगी सांस वाली पाइप, है ना, ब्रीदिंग के लिए, और एक कौन सी होगी, भोजन के लिए, जिसको हम एसोफेगस कहते हैं। तो जो सांस वाली पाइप होगी उसको हम लोग कहते हैं ट्रैकिया, है ना, और जो भोजन वाली होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसोफेगस, है ना। और इन दोनों को ऑपरेट कौन करता है, एपिग्लोटिस। कौन करेगा ऑपरेट, एपिग्लोटिस, है ना। जब हम सांस लेंगे तो ये भोजन की नली को बंद कर देगा, और जब हम क्या करेंगे, जब हम, है ना, भोजन करेंगे तो ट्रैकिया को बंद कर देगा। इसका यही बेसिकली काम होता है। अब उसके बाद अगर आप देखिए तो ये जो हवा थी, है ना, ये हवा अब नेजल कैविटी से होकर फायरिंग्स, फायरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद कहां पहुंची, ट्रैकिया में। कहां पहुंच गई है, ट्रैकिया में आ गई। अब ये जो आप एक बड़ी लंबी सी यहाँ पाइप देख पा रहे हैं, है ना, इस पाइप को हम लोग यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रैकिया, है ना, ये है ट्रैकिया। और ट्रैकिया में आपको इस तरह के ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, है ना, ये जो व्हाइट व्हाइट कलर के आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर नजर आ रहे हैं क्या, अरे बोलिए, नजर आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं ना, है ना। ये एक तरह का कार्टिलेज होता है। क्या होता है, यह एक तरह का कार्टिलेज होता है, एक तरह की ये उपास्थि होती है ना। कार्टिलेज का मतलब होता है कि ये सॉफ्ट बोन यानी कि, है ना, ये कमजोर यानी कि मुलायम हड्डियों से ये बना होता है ना। जो ट्रैकिया पाइप है, ट्रैकिया पाइप जो होती है वो सॉफ्ट बोन्स यानी कि कार्टिलेज की बनी होती है। एक होती है हड्डी और एक होती है कार्टिलेज, है ना। जो बहुत हार्ड है वो क्या होती है, हड्डी, और जो सॉफ्ट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। अरे क्या बोलते हैं उसको, उसे कार्टिलेज कहा जाता है ना। अब ये जो बोन्स और कार्टिलेज हैं, है ना, इन दोनों में कार्टिलेज को क्यों चुना गया, उसका एक कारण है। कारण ये है कि जब हम ना कोई मेहनत वाला काम करते हैं, या जब हम रनिंग वगैरह करते हैं, भागते हैं, तो आप देखोगे सांस हम बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं। और जब हम सांस जल्दी लेते हैं इसका मतलब है कि हवा ज्यादा मात्रा में शरीर के अंदर इंटर करती है ना। आप नॉर्मल चलते रहेंगे मुस्कुराते हुए, आप आराम से सांस लेते रहेंगे, लेकिन आप भागते हुए, है ना, और फिर बीच में चलने लगेंगे तो आप देखेंगे आप थोड़ा सा सांस ज्यादा लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेते हैं ना। तो इसीलिए, क्योंकि इसे हड्डियों का इसलिए नहीं बनाया गया कि अगर ये हड्डी की ट्रैकिया बनी होती तो ज्यादा हवा जाने से हड्डी में दरार यानी क्रैक्स पड़ सकते थे और ये टूट सकती थी। और क्योंकि ये कार्टिलेज है, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, ये स्पंज कर जाती है, यानी हवा अगर ज्यादा लिया तो ये सिकुड़ जाएगी, है ना, और कम लिया तो ये बिल्कुल, है ना, अपने स्थान पर बनी रहेगी। तो इस वजह से ये जो ट्रैकिया है ये टूटता नहीं है, इसमें किसी तरह से नुकसान नहीं होता है और व्यक्ति इजीली सांस ले पाता है। अगर हड्डी से बना होता तो क्या होता, ये क्रैक पड़ सकते थे, उसमें दरार हो सकते थे, और इसी वजह से इसको कार्टिलेज यानी कि उपास्थि का बनाया गया। कार्टिलेज का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट बोन्स यानी कि मुलायम हड्डियां। अरे समझ पा रहे हैं, है ना। अब उसके बाद देखिए कि अब जब ये ट्रैकिया आगे आई तो ट्रैकिया में एक चीज आप देख रहे होंगे कि ट्रैकिया आगे चलकर दो पार्ट में डिवाइड हो गई कि नहीं हो गई, हो गई, है ना। एक पार्ट इसका ये और एक पार्ट इसका ये। जहां पर ट्रैकिया दो हिस्सों में बंटती है तो इन दोनों हिस्सों को ही हम ब्रोनकाई कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसी को हम कहते हैं ब्रोनकाई, जो आपने लिखा हुआ है ना। ट्रैकिया जहां पर आकर दो हिस्सों में बटी तो दो बटे हुए हिस्सों को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को ब्रोनकाई कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ब्रोनकाई। आप बोलेंगे दो में काई को बट गई, क्योंकि जो हमारे लंग्स यानी कि फेफड़े होते हैं वो दो होते हैं। फेफड़े कितने होते हैं, दो होते हैं ना, है ना। इधर वाला फेफड़ा, ये वाला जो आप फेफड़ा देख पा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं राइट लंग्स, ये हमारा दायां फेफड़ा है। और इधर वाला जो है उसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट लंग्स, इसको हम बायां फेफड़ा कहते हैं। अरे हाँ कि ना। तो ये जो दो हैं, ये दोनों फेफड़ों तक हवा को पहुंचाने के लिए ट्रैकिया अपने आप को तोड़ दी और टूटे हुए हिस्से को ही हमने क्या बोला, ब्रोनकाई। अब देखोगे कि यही ब्रोनकाई आगे चलकर छोटी छोटी और ब्रांचेस में बट गया है और शाखाओं में बट गया, है ना। ये जो आपको ब्रांचेस दिख रही है ना, ये ब्रांचेस, ये ब्रांचेस, ये,
है ना, इन्हीं को हम लोग ब्रोंकियोल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इन्हीं को ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। अरे क्या कहते हैं? इन्हीं को ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। अरे बोलिए हाँ कि ना, है ना। तो सबसे पहले हवा कहाँ आई बोलो? नेजल कैविटी में। अरे कहाँ आई? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद कहाँ पर? फायरिंग्स। फायरिंग्स के बाद लैरिंग्स, है ना। आवाज को कौन कंट्रोल करता है? वोकल कार्ड। कहाँ मौजूद होता है? लैरिंग्स में। लैरिंग्स के बाद फिर कहाँ? ट्रैकिया, है ना। ट्रैकिया फिर आगे चलकर दो हिस्सों में बट गई, क्या? ब्रोनकाई। और ब्रोनकाई कई हिस्सों में बट गया, ब्रोनकियोल्स। और ब्रोनकियोल्स किससे जुड़ा होता है? आप देख पा रहे हैं, लंग से, है ना। अब यही आप देखिए कि जो ये ब्रोनकियोल्स है, ये भी कई छोटे छोटे यहाँ पर पार्ट्स में बटा हुआ है ना। आप ये छोटे छोटे पार्ट में ये अंगूर के दाने जैसे संरचना देख रहे हैं आप? देखिए आप, ये अंगूर के दाने जैसी संरचना, ये है हमारा क्या? ये है ब्रोंकियोल। देखिए ये ब्रोंकियोल है, ये ब्रांच है। और ब्रोंकियोल आगे चलकर ना, ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे भागों में ये टूटा हुआ है, और कॉर्नर पर इनके अंगूर जैसी संरचना दिखती है ना। ग्रेप्स टाइप आपको स्ट्रक्चर मिलेगा हर जगह पर। और ये जो ग्रेप्स टाइप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसी ग्रेप्स टाइप स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं एल्वेली। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं एल्वेली। और एल्वेली को कहा जाता है लंग्स की सबसे छोटी इकाई। क्या बोलते हैं इसको? लंग्स की सबसे छोटी इकाई, यानी फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड एज एल्वेली, है ना। इसी को हम लोग कूपिकाएं कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कूपिकाएं कहते हैं। बोलिए हाँ कि ना, अरे बोलिए। वेरी गुड। तो एल्वेली क्या है? ये सबसे छोटी इकाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे शरीर में लंग्स बन रहे थे, सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब समझते हो ना। जब हमारे शरीर में लंग्स का फॉर्मेशन हो रहा था, तो लंग्स के बनने में सबसे पहला जो पार्ट लंग में बना था, उसी को हम एल्वेली कहते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वेली। और एल्वेली से ही फिर आगे चलकर ब्रोंकियोल्स, ब्रोनकाई और ये सब ट्रैकिया वगैरह का फॉर्मेशन हुआ। तो फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई एल्वेली है। क्या है? एल्वेली। अरे बोलिए हाँ कि ना, है ना। और यही जो एल्वेली होती है ना, यही जो एल्वेली आप देख रहे हैं, ये एल्वेली ही है ना, जो यहाँ पर आप देखिए ये ब्लड में मिली रहती है। किसमें मिली रहती है ये? है ना, ये ब्लड में मिली रहती है, ये ब्लड में डूबी हुई रहती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है? ये ब्लड है, ये रक्त है। और रक्त में ही एल्वेली डूबी रहती है, और इसी के माध्यम से एल्वेली के थ्रू ही, है ना, एयर से जो O2 यानी ऑक्सीजन आया है, वो ब्लड में मिल जाता है। किसमें मिलता है वो? है ना, ब्लड में वो मिल जाता है। मैंने कहा था रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का आना। ऑक्सीजन आएगा कहां से? हवा के माध्यम से, एयर, है ना। ऑक्सीजन का आना और उसका ब्लड में मिलना। तो ब्लड में कहां मिल रहा है ऑक्सीजन? फेफड़ों में। और फेफड़ों में कहां पर? एल्वेली में, है ना। और मिलने के बाद अब ग्लूकोज क्या होगा? टूटेगा, और फाइनली एनर्जी यानी ऊर्जा का निर्माण होगा। इसी प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? इसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। बोलिए हाँ कि ना। तो देखिए कि O2 यानी ऑक्सीजन कैसे आ रहा है? नोस या फिर माउथ के माध्यम से, फेरिंग्स में पहुंचेगा, लैरिंग्स में पहुंचेगा, फिर उसके बाद ट्रैकिया में आया, ट्रैकिया से फिर ब्रोनकाई में गया। ब्रोनकाई किसको कहते हैं? जब ट्रैकिया दो हिस्सों में बट जाती है, उसी को ब्रोनकाई कहते हैं। और जब ब्रोनकाई कई हिस्सों में बट गया, उसी को हम ब्रोनकियोल्स कहते हैं। और ब्रोनकियोल्स जब कई हिस्सों में बटा, तो कॉर्नर पर जो ग्रेव्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, अंगूर जैसी संरचना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बताइए। एल्वेली, है ना। और इसी एल्वेली को ही हम देखते हैं कि ये ब्लड में जुड़ा हुआ रहता है, ब्लड में डूबा हुआ रहता है। और जैसे ही ऑक्सीजन यहां पर आया, ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाता है। किसमें मिल गया ऑक्सीजन? ब्लड। और जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड में मिला, इसका मतलब ये है कि ब्लड में मौजूद जो ग्लूकोज है वो टूटेगा, है ना। और उसके बाद फिर शरीर को क्या मिलेगी? ऊर्जा। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। अब इस पूरे अगर आप पार्ट को ठीक तरह से समझें, तो यहां पर आपको दो तरह के फेफड़े दिख रहे हैं।
एक दिख रहा है राइट वाला, एक दिख रहा है आपको लेफ्ट वाला। क्या दिख रहा है? एक दिख रहा है राइट और एक दिख रहा है लेफ्ट वाला। हमारा जो हार्ट होता है ना, हार्ट हमारा यहां होता है लेफ्ट में। हमारा हार्ट कहां पर होता है? ये फेफड़े में मौजूद होता है। और किस फेफड़े में होता है? लेफ्ट में। कहां होता है? लेफ्ट में। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि मानव हृदय यानी ह्यूमन हार्ट शरीर के किस अंग में मौजूद होता है, ऑप्शन दे दे फेफड़ा, ऑप्शन दे दे लीवर, ऑप्शन दे दे किडनी, या ऑप्शन दे दे कि जैसे हमारा ब्रेन, तो ऐसी स्थिति में है ना सही उत्तर क्या होगा? अच्छा, अपन ने ये तो सुना नहीं, अपन तो क्या सोचेंगे, लीवर में कैसे होगा, लीवर तो अलग ही है। किडनी में कैसे होगा, किडनी तो अलग ही है। फेफड़ों में कैसे होगा, फेफड़ा तो अलग ही है। ब्रेन भी नहीं होगा, मतलब नन ऑफ द अबव, एक भी नहीं होगा। लेकिन होगा, क्या होगा? फेफड़ा होगा। क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है ना, वो लेफ्ट वाले लंग्स यानी फेफड़ों में ही मौजूद होता है। और ये जो भाग आप देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियक नोच। क्या बोलते हैं इसको? इसी को कहा जाता है कार्डियक नोच। कार्डियक मतलब हृदय, हार्ट, है ना। और कार्डियक नोच यही होता है, यहीं पर हमारा हृदय मौजूद होता है। अरे बोलिए हाँ कि ना, अरे बोलिए हाँ कि ना। तो जो रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन है, ये श्वसन आप सबको यहां पर समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोल, आ गओ, ठीक है आ गओ। अब उसके बाद देखिए, एक हमारा पार्ट इसमें छूट रही है ना। और जो एक पार्ट अपन को छूटता हुआ दिख रहा है, एक तो ये है कि ये जो हमारे क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। क्या होते हैं? फेफड़े। ये जो हमारे लंग्स यानी फेफड़े होते हैं, ये जो फेफड़े हैं, इनकी जो बाहरी परत होती है, ये जो आउटर लेयर आपको दिख रही है बाहर बाहर, अरे आउटर लेयर दिख रही है, गुड। ये जो आउटर लेयर अपन को दिख रही है, इस आउटर लेयर को हम लोग कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए, जितने क्वेश्चन बनते हैं यहां से मैं आपको पूरा करवा देता हूं, आप गलती करके आओगे ही नहीं। लेकिन बस इतनी सी बात है, पढ़ना पड़ेगा इतना, इतना पढ़ना पड़ेगा। नेजल कैविटी से लेकर पहले ये एल्वेली तक, फिर उसके बाद फेफड़े अलग पढ़ रहे, डायफ्राम अलग पढ़ रहे, पढ़ना पड़ेगा। और ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, कितने सारे चैप्टर हैं बायो में। तो जब चैप्टर बहुत हैं तो मेहनत भी तो ज्यादा करना। नहीं नहीं भैया, गुस्सा मत करो, मत पढ़ना यार भैया, यार मत का कहा गुस्सा कर रहे हो तो है ना। ये जो लंग्स यानी कि फेफड़े होते हैं, उनकी जो बाहरी परत होती है, इसको हम क्या बोलते हैं बताइए? प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसीलिए आप देखोगे कि ये जो लंग्स है ना, ये जो फेफड़े हैं, है ना, इन लंग्स यानी कि फेफड़ों की स्टडी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसे पल्मनोलॉजी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इसे पल्मनोलॉजी कहा जाता है ना। और इसीलिए फेफड़ों से संबंधित जो डॉक्टर होगा वो क्या कहलाएगा? वो पल्मनोलॉजिस्ट कहलाएगा। तो जब किसी व्यक्ति को फेफड़ों में समस्या है, तो वो जिस डॉक्टर से मिलेगा वो पल्मनोलॉजिस्ट से मिलेगा, है ना। तो इतनी यहाँ पर जो हमारी चर्चा है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इन दोनों फेफड़ों के ठीक नीचे आप देखिए, यहाँ पर ऐसा बना हुआ है जिसको हम कहते हैं डायफ्राम, है ना। ये जो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये होता है डायफ्राम। क्या होता है ये? डायफ्राम। अब ये डायफ्राम क्या करता है? तो डायफ्राम का काम है, डायफ्राम का काम है कंट्रोल रेस्पिरेशन रेट। ये श्वसन की दर को ये नियंत्रित करता है। लिख लीजिएगा डायफ्राम में कि इट कंट्रोल्स रेस्पिरेशन रेट। ये श्वसन की दर को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। ये श्वसन की दर को ये नियंत्रित करता है। अरे बोलिए, अरे बोलिए। तो
अगर हम देखें तो डायफ्राम का काम क्या है, ये रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल करेगा, श्वसन की दर को। और इसका मतलब ये होता है कि देखिए जब हम सांस लेते हैं, है ना, क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, है ना, जब हम सांस लेंगे तो ये डायफ्राम क्या होता है, ऊपर चला आता है। क्या होता है, ऊपर। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम नीचे की तरफ मूव कर जाता है। और इसी तरह से जो हमारे अंदर रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग चल रहा है, चाहे आप श्वसन कहिए या ब्रीदिंग कहिए, सांस लेना छोड़ना चल रहा है, ये सारी प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम इसी का है। डायफ्राम अगर खराब हो जाए या ये डैमेज हो जाए तो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, उसका अंत निश्चित है। क्योंकि पता चला सांस तो ले लिया, हवा तो अंदर चली गई, लेकिन अब डायफ्राम के माध्यम से वही जो एयर है वो फिर बाहर नहीं जाएगी। व्यक्ति एक ही गाना गाएगा, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, ऐसा क्या गुनाह किया कि जीवन से लुट गए। बस इतनी चीज होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ये ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। श्वसन यानी रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है ये तो कल ही समझ गए थे आप। आज आपने समझा कि रेस्पिरेशन के ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। कोई इधर नहीं देखेगा, मैं श्राप देके भस्म कर दूंगा। कोई इधर नहीं देखेगा, है ना, कहीं भी देखो पर इधर मत देखना। बताओ रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। पहला ऑर्गन बोलो, नेजल कैविटी। दूसरा फायरिंग्स, फायरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स के बाद एल्वेली, है ना। पहले शुरू करो। पहला नेजल कैविटी, दूसरा फायरिंग्स, फायरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स और फिर एल्वेली। एल्वेली कहां पर मौजूद होता है, लंग्स में यानी फेफड़ों में, है ना। और फिर उसके बाद लास्ट में क्या आ गया, डायफ्राम। डायफ्राम का काम क्या होता है बताइए, है ना, ये रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल करता है। क्या करता है, रेस्पिरेशन रेट को ये कंट्रोल करेगा, है ना। एल्वेली का काम क्या है कि ये ग्रेप्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, अंगूर जैसी संरचना, और यही ब्लड में डूबी होती है। यहीं पर जाकर ऑक्सीजन किससे मिलता है, ब्लड से। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना। अच्छा, जो फेफड़े होते हैं, क्या फेफड़ों में हमारा मानव हृदय होता है क्या, ह्यूमन हार्ट होता है। किधर होता है, राइट या लेफ्ट में, लेफ्ट में। उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच। क्या बोलते हैं उसको, कार्डियक नोच कहा जाता है। जो फेफड़े हैं उनकी बाहरी परत को क्या कहते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन। और लंग्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, पल्मोनोलॉजी। क्या बोलते हैं, है ना, पल्मोनोलॉजी कहा जाता है। अरे बोलिए यहाँ की ना, है ना। एक बात बताओ, ट्रैकिया जब सबसे पहली बार दो हिस्सों में बटेगी तो क्या बोलेंगे, ब्रोनकाई। और जब ब्रोनकाई कई हिस्सों में बटेगी तो क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स। वोकल कॉर्ड कहां पर मौजूद होता है, लैरिंग्स में। वोकल कॉर्ड क्या है, तो ये एक तरीके का, है ना, टीसू से बना हुआ एक छोटा सा पार्ट होता है जो पुरुषों में आकार में बड़ा और महिलाओं में छोटा होता है। और जब हवा इससे पहुंचती है तो वाइब्रेट करती है, कंपन उत्पन्न होता है और व्यक्ति कुछ भी बोल पाता है। समझ रहे हैं, जैसे कुछ व्यक्ति बोल नहीं पाते हैं। जो व्यक्ति बोल ही नहीं पाते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं। एक तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल बोलना ही नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जो बोलने की कोशिश करते हैं, है ना, जोर लगाते हैं, ऐसे करने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब होता है कि या तो वोकल कॉर्ड पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है या फिर वोकल कॉर्ड में कोई फॉल्ट है। और कई बार हम देखते हैं कि कुछ पुरुषों की जो आवाज होती है ना, वो महिलाओं जैसी हो जाती है। और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी आवाज पुरुषों जैसी हो जाती है, भारी आवाज होती है ना। महिला फोन उठाएगी, सामने वाला पहले बोल दो, हाँ अंकल जी प्रणाम, और महिला वहीं दूर से ही डांट रही है, अरे कौन अंकल जी, मैं आंटी।
तो उसका ट्रीटमेंट होता है, सर्जरी होती है। वोकल कार्ड का साइज अगर बड़ा किसी में हो गया तो आवाज वो भारी होती है और वोकल कार्ड को छोटा किया जाता है, इसकी सर्जरी होती है और फिर उसके बाद आवाज एकदम ठीक हो जाती है ना। तो इस तरह से ये जो पूरी चीज है वो हमें देखने को मिला। मैं उम्मीद करता हूं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको ठीक तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। अगली क्लास में कल हमारी चर्चा होगी, हम लोग बातचीत करेंगे हड्डियों के बारे में। 206 हड्डियां, कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे कल के सेशन में। तो आप लोग इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करिएगा। और दूसरा दूसरा पापियों, सुन ले ओ माई बात। और दूसरा, जितने चैप्टर्स मैंने आपको होमवर्क दिए हैं वो, और तीसरा, बीएससी वालों के आज आंसर आ जाने चाहिए शाम तक। जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं आज आप लोग उत्तर लिखकर भेज दीजिएगा। और बाकी जिनको क्वेश्चन नहीं मिले, पढ़ने को मिले, और कल मैं नहीं सुनूंगा आपकी बात। मैं एक ही चीज बोलूंगा, कृपया करके सर से मिल के आइए या मेरी बात करवा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, थैंक यू।